नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, सत्ता में साझेदारी। ये आपकी 6 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। पर अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखिए। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम ने अपना जो जातीय, उसका भी बहुत जटिल जातीय समीकरण था जिसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उनमें आपस में तनाव था, लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से उस तनाव का समाधान किया। अपना संविधान में 4 बार संशोधन किए, सुधार किया और इस तरह का संविधान बनाया कि जो अब सारे डच और फ्रेंच लोग हैं सब मिलकर वहाँ पर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अब आज हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे कि जो श्रीलंका है उसका भी जातीय समीकरण जो है थोड़ा जटिल है, लेकिन उसने किस तरह से जो अपनी यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो की है, जिसकी वजह से मतलब उनके जातियों के बीच में किस तरह के संबंध हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इसकी स्थिति जान लेते हैं। ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने भारत के मैप में आप इसको देख सकते हैं। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, ठीक है, यानी ये हमारे जो हरियाणा राज्य है उसके बराबर है। हरियाणा की आबादी भी लगभग इतनी ही है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है श्रीलंका। ओके। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत तरह के जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, पारसी, बहुत सारे जाति धर्म वाले लोग रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी रहते हैं। अब इनका जो जातीय कंपोजिशन है वो कैसा है वो हम इस मानचित्र की सहायता से समझेंगे। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरे में दिखाती हूँ ये वाला। अब ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये श्रीलंका का मानचित्र है और इसमें ये इनका जातीय समीकरण दे रखा है, अलग अलग कलर्स दिखा रखा है। सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं, ये येलो कलर में जो सिंहली लोग यहाँ पे रहते हैं। दूसरे नंबर पे हैं यहाँ पे श्रीलंकाई तमिल, ये वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंकाई तमिल और जो भारतवंशी तमिल हैं वो ये वाले रीजन में रहते हैं। ये दोनों ही ये वाला कलर दिखाया गया है। और जो मुसलमान हैं, मुस्लिम तमिल हैं, वो इस वाले रीजन में, ये जो ब्राउन कलर है, ठीक है। अब आप इसकी स्थिति समझ गए होंगे। और ये ज़्यादातर कौन से हिस्से में है, जो तमिल लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं, एक तो उनकी राजधानी कोलंबो में भी इनकी संख्या अच्छी खासी है। दूसरा ये जो आपको ऑरेंज वाला रीजन है कहाँ दिख रहा है, उत्तर में है और ये पूर्वी साइड में, ठीक है। अब आप इस स्थिति को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आगे से संबंधित प्रश्न भी है। अब ये जो मानचित्र है इसमें ये देखो, यहाँ पे सिंहली जो बता रखे कितने हैं, 74%, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल कितने हैं, 11.1%। इंडियन तमिल है 1.2% और मुस्लिम है यहाँ पे 9.3%। ये उनका एथनिक कंपोजिशन हो गया, यानी कि जातीय समीकरण। बेटा यहाँ इंडियन तमिल से मतलब है भारतीय मूल के तमिल। हुआ क्या था कि जो ब्रिटेन के अधीन श्रीलंका भी था और भारत भी था, तो जो ब्रिटेन के शासक थे उन्होंने क्या किया, जो भारतीय लोग थे, तमिल लोग, तमिल से टच करता हुआ एरिया ना श्रीलंका का, उनको वो यहाँ श्रीलंका में लेके गए थे मजदूरी करने के लिए, खेती बाड़ी कराने के लिए। बाद में ये लोग वहीं रह गए और वहीं बस गए। अर्थात जो ये भारतीय मूल वाले तमिल हैं वो उनके पूर्वज कौन है, भारतीय, ठीक है। अब इनकी पीढ़ियाँ यहीं रहती हैं, अब ये यहीं के हो गए, लेकिन यहाँ के जो सिंहली लोग हैं इनको बाहर का मानते हैं और उन्होंने इनको अपनाया नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। ये आज़ाद हुआ था 1948 में, हमारा देश हुआ था 1947 में, ये 1948 में। तो यहाँ पे सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, ठीक है, कि हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हमारी ही बात जो है मानी जाएगी। किसने कहा, ये सिंहली समुदाय के लोगों ने। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता को कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए, ठीक है। अब ये निर्वाचित ऑब्वियसली सिंहली लोग ज़्यादा हैं, तो जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, सिंहलियों की बनेगी। तो उन्होंने अपनी इस बहुसंख्या यानी अपनी जो सिंहली संख्या उसको कायम रखने के लिए कि हमेशा इनकी ही चले, सिंहली लोगों के लिए, उसके लिए बहुत सारा उसने अलग अलग टाइप के कदम उठाए। अब जो 1956 में उनकी जो सिंहलियों की निर्वाचित सरकार थी उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि तमिलों के साथ साफ साफ भेदभाव था। क्या क्या था देखो, उन्होंने सबसे पहले तो एक कानून बना दिया
कि सिंहली को ही एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई, यानी उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। दूसरा, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण, है ना, यानी बौद्ध धर्म के बढ़ावे के लिए सारा राज्य जो है काम करेगा, उसको बचाएगा। जबकि जो तमिल लोग थे वो कौन से धर्म मानते थे, या तो वो मुस्लिम थे या फिर वो क्या थे, हिंदू थे, तो वो तो बौद्ध थे नहीं, तो उनके धर्म की भी क्या करी उन्होंने, उपेक्षा की। तो इससे भी वो थोड़ा नाराज़ हो गए। अब अगला जो बहुत बड़ी चीज़ की उन्होंने की कि विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा के लोगों को प्राथमिकता, यानी जो नौकरियां हैं, पढ़ाई है, उसमें भी सिंहलियों को ही आगे रखा और तमिलों को उनकी उपेक्षा कर दी। अब इससे उनमें और ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि उनके साथ अब बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, बहुत भेदभाव करा जाता था। वो भी तो उसी देश के थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था वो उस देश का हिस्सा ही नहीं है, वो बेगाने हैं, और ऐसा था भी, क्योंकि सिंहली लोग उनको अपना नहीं मानते थे। अब आते हैं अगले उस पर, श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, अब ऐसे अगर वो कानून बनाएंगे, ओबियसली जो तमिल लोग हैं वो नाराज़ हो गए, और जिससे सिंहली और तमिलों में क्या हो गया, तनाव बढ़ गया, मनमुटाव हो गया, और इसका परिणाम हुआ जो कि भयंकर था, गृह युद्ध। मतलब जब अंदर ही अपने लोगों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, उसको होता है गृह युद्ध। ठीक है, ये इसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसको याद कर लेना। गृह युद्ध क्या होता है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तमिल है वो सरकार के विरोध में और उन्होंने एक हिंसक लड़ाई शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई यहाँ पे, गृह युद्ध में। ठीक है, गृह युद्ध शुरू हो गया और बहुत लंबे टाइम तक श्रीलंका ने ये हिंसा झेली है। अब अगला आता है बहुसंख्यकवाद। ठीक है, ये आपके प्रश्न में का उत्तर भी है नीचे, ये प्रश्न नंबर 2 है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद करना है। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब ज़्यादा संख्या में, और भी समुदाय हैं लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए उससे वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मतलब वो अपनी मर्जी चला सकता है, और उसको जो अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखना कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुसंख्यकवाद है। क्या कि अपने मन चाहे ढंग से जो बहुसंख्या वाले हैं वो शासन कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की उनको अवहेलना कर सकते हैं। उनकी तरफ वो ज़रूरी नहीं कि ध्यान दें, क्योंकि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सरकार तो उन्हीं की बनेगी जिनका बहुमत है। अब आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। श्रीलंका के तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा? ठीक है, इसका उत्तर जो है मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप इस उत्तर को देखिए। उत्तर 1 कि श्रीलंकाई तमिलों को के लंबे समय तक श्रीलंका में रहने के बावजूद बेगानेपन के निम्न कारण है। ठीक है, इन कारणों से क्या है, वो अपने आप को बेगाना महसूस करते हैं कि हम इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ के नहीं हैं। तो पहला है, सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को कायम रखने के लिए बहुसंख्यावाद के तहत उठाए गए कदमों द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति को दरकिनार कर दिया, है ना। उनकी संस्कृति को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, और क्या करा, अपना सिंहली को ही एकमात्र राजभाषा और बौद्ध धर्म को ही उन्होंने क्या दिया है, संरक्षण। ठीक है, उसी को बढ़ावा दिया है। जबकि जो तमिल लोग हैं वो तो मानते ही नहीं थे, वो तो क्या मानते थे, या तो वो हिंदू थे या फिर वो मुस्लिम थे। अब अगला जो है, सरकार ने तमिलों को दरकिनार करने के लिए प्राथमिकता की नीति अपनाई। प्राथमिकता मतलब जिस प्रियोरिटी किसको देंगे, पहले किसको, इसके तहत उसने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देनी थी। मतलब उसने इस तरह का कानून बना दिया कि पहले जो नौकरी मिलेगी किसको मिलेगी, सिंहलियों को। बराबरी का उन्होंने वो नहीं रखा, तमिलों को मौका जो है वो बराबरी का नहीं दिया उन्होंने। और इसका परिणाम क्या होगा, इस नाराज़गी का परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध जो है बिगड़ते चले गए, जिसने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। और यह टकराव जल्द ही किस में बदल गया, गृह युद्ध में। गृह युद्ध क्या होता है वो आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, उसको याद रखना। अब आगे देखते हैं, इससे मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी है। ओबियसली अगर युद्ध होता है और अंदर ही कलह होती है, परिवार में ही झगड़े होते हैं, तो सुखी तो कोई भी नहीं रहेगा, और इससे क्या होगा, कई तरह की जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह की हो सकती हैं।
अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बहुसंख्यावाद क्या है, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप जो उत्तर है, उत्तर 2, एक पैराग्राफ तो ये वाला लिखेंगे, ठीक है, कि बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वे अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो एक पार्ट ये वाला हो गया। अब आप इसके दूसरे और तीसरे पार्ट का जो उत्तर है वो इस तरह से लिखेंगे। बेटा ये उत्तर 2 का आगे का हिस्सा है, वो वाला लिखने के बाद बहुसंख्यकवाद के बाद हमें ये वाला पॉइंट लिखना है कि बहुसंख्यकवाद किस प्रकार किसी देश को हानि पहुंचाता है। हम श्रीलंका के उदाहरण से भली बातें समझ सकते हैं। हम अपने उत्तर के पक्ष में जो है तर्क देंगे कि क्यों जो है वो बहुसंख्यकवाद जो है वो हानिकारक है। ओके, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि श्रीलंका की जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है वो बहुसंख्यकवाद को कायम रखने के लिए उसने 1956 में ऐसा कानून बनाया जिसमें तमिल को दरकिनार कर सिंहली को ही एकमात्र राजभाषा जो है उन्होंने घोषित कर दिया, जो कि क्या था, सही नहीं था। दूसरा उन्होंने क्या काम किया था, उसने विश्वविद्यालयों व सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। और तीसरा बिंदु क्या था, तीसरा था कि उसने सरकार ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया। ये बहुसंख्यकवाद के कारण उन्होंने इस तरह की जो नीतियां हैं वो अपनाई हैं। अब उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, ये हमारे उस प्रश्न का उत्तर है कि क्यों ये हानिकारक है। तो इसका परिणाम यह है कि उपरोक्त कदमों के परिणामस्वरूप श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, उनकी भाषा और उस संस्कृति के प्रति वो असंवेदनशील है, मतलब बिल्कुल भी मतलब उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास हुआ, वो विश्वास नहीं करते थे। गृह युद्ध हुआ, यानी अंदर ही जो है सरकार और जो तमिल हैं उन संगठनों के बीच क्या शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, जिसका बहुत बुरे परिणाम भी हुए। तो इस तरह से अगर हम देखें श्रीलंका के उदाहरण को तो हम पाते हैं कि जो बहुसंख्यकवाद है वो देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए कि जिससे सभी समुदाय के लोग जो हैं वो उस देश को अपना माने, सबको बराबरी का महत्व दें, सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो काम की हो चाहे वो पढ़ाई की हो, सभी सुविधाएं उनको बराबरी से मिली। अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देते। तो बेटा ये प्रश्न बहुत तरह से पूछा जाता है, तो मैंने इसको इस तरह से दिया है कि उसमें किसी भी तरह का प्रश्न आए कि वो जातीय समस्याओं को सुलझाने के लिए कौन से उपाय हैं, आप इसमें अपनी बुक में जो है सैम्पल पेपर में देखेंगे इसी क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से जो है पूछा गया है, ठीक है। अब ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। अभी मैं इसका उत्तर बता देती हूँ कि आप यहाँ पर ये जो है प्रश्न 3 का उत्तर देख सकते हैं कि श्रीलंकाई तमिलों की मुख्य 3 मांगें निम्नलिखित हैं जिन्हें यदि मान लिया जाए और पूरा कर दिया जाए तो वहाँ जातिगत संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है, ठीक है। उन्होंने मांगे रखी थी संगठनों ने, अगर वो मान लेंगे तो उनके बीच में जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। कौन कौन सी मांगे हैं ये आपको याद रखनी है। पहला है कि श्रीलंकाई तमिलों की मांगे कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, ठीक है। राजभाषा नहीं भी बनाए तो भी उसको बराबरी का जो है अधिकार दे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ भी बनाई थी ताकि वो जो पार्टी है वो लड़े, किसके लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। दूसरा क्या है, वे क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना चाहते थे। स्वायत्तता तो होता है कि अपने क्षेत्र पर वो पूरी तरह से अधिकार चाहते थे कि जो केंद्र सरकार है उस पर हस्तक्षेप न करें, अपने क्षेत्र के लिए जो भी कार्य हैं वो खुद करें, है ना, यानी वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें अपने क्षेत्र के लिए। एक तरह से वो अलग देश चाहते थे। उनकी तीसरी मांग क्या थी कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाएं, कि जो पढ़ाई के अवसर हैं उनको भी वही मिले जो सिंहलियों को मिल रहे हैं, और रोजगार और नौकरियों में भी उनको बराबरी का अधिकार मिले कि अगर वो योग्य हैं तो उनको भी नौकरी मिले, ठीक है। अगर ये मांगे मान ली जाती तो वहाँ पर जो है शांति कायम हो सकती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 4, श्रीलंका की जातीय विशेषता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आप इसका उत्तर जो है
ये है उत्तर 4 हमारा, ठीक है, ये 4 का उत्तर है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की ही भांति यहाँ कई जाति समूहों के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि 18% लोग तमिल हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जाति समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपना जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यावाद को दूसरों पर ठोसने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। आज तक थमने का नाम नहीं लेता। तो ये वहाँ का जातीय समीकरण है, तो आप इसको लिख लेना। अब आपकी वर्कशीट हो गई है पूरी, ठीक है। अब आप इस वर्कशीट को कीजिए। लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। मुझे जब भी समय लगेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका उत्तर आपको दे दूँ, ठीक है। अब बच्चों, अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए।